वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे वेदरिंग के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आपकी प्रोसेसेस के बारे में, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में, जो उसी का पार्ट है इस प्रोसेस का, एक्सोजेनिक फोर्सेस के। तो वेदरिंग जो है आपका, वेदरिंग क्या होता है? एक्शन जो होता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। जो एलिमेंट्स हमारे वेदर या क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर होता है या जो ह्यूमिडिटी वगैरह चीजें होती हैं, उनका जो एक्शन अर्थ मटेरियल के ऊपर वो करते हैं, जैसे उनके साथ जो असर डालते हैं उनके ऊपर। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट द अर्थ मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू फ्रेगमेंटल स्टेट। तो कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, मतलब कुछ टाइप की हैं प्रोसेसेस वेदरिंग के अंदर ही, जो या तो अकेले में या किसी और मटेरियल के साथ मिलकर अर्थ मटेरियल, जो अर्थ का जो मटेरियल है, उसको अफेक्ट करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं एक तरीके से। So weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the actions of various elements of weather and climate. तो वेदरिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है या केमिकल डिकम्पोजिशन है? या तो वो टूट के अलग हो जाएगा या केमिकली रिएक्शन के बाद वो अलग होगा। तो अलग अलग एक्शंस के द्वारा, वेदर और क्लाइमेट से जो एलिमेंट्स के द्वारा जो अर्थ का मटेरियल होगा वो टूटकर अलग होने की प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाएगा। एज अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, इट इज इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस। तो इसके अंदर जो मोशन, यानी कि मूवमेंट जो है वो काफी कम होती है। बहुत या तो होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत माइनर है, बहुत छोटी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर जो चीजें टूटती हैं, ये मतलब जो साइट होती है उसी पर जो है ये प्रोसेस देखने को मिलती है। मतलब इसमें कहीं से टूट कर कहीं अलग होना इसमें वेदरिंग में नहीं होता है, वो इरोजन के अंदर होता है। So weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic, and vegetative factors. Climate is of particular importance. Not only weathering processes differ from climate to climate, but also the depth of the weathering matter. तो वेदरिंग प्रोसेस जो है, जो वेदरिंग की प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया है, वो कई जियोलॉजिकल या क्लाइमेटिक या वेजिटेटिव फैक्टर्स उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। वो कैसे डालेंगे हम इसके टाइप्स में हम पढ़ेंगे, ग्रुप्स में वेदरिंग के उसमें। और क्लाइमेट इसके अंदर सबसे मेन है, ठीक है। जिसके जो क्लाइमेट और वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो सिर्फ क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिफर नहीं करती है कि भाई एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में अलग अलग है, बल्कि कितनी गहराई तक, जो अभी हम देखेंगे भी, कितनी गहराई तक वो लेयर को तोड़ता है, उन चीजों को, उस अर्थ मटेरियल को अफेक्ट करता है, कितनी डेप्थ तक, वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर तीन टाइप की वेदरिंग की प्रोसेस है मेनली: केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। शुरू करते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के साथ। इसमें जो ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस में, जैसे कि सॉल्यूशन जो है आपका, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, dissolve or reduce them to a fine plastic state through chemical reactions by oxygen, surface and all, और soil and other acids। तो जो ये आपके जितने भी हमने अभी सॉल्यूशन पढ़े, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, मतलब ये प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह जो केमिकल्स होते हैं वो अर्थ मटेरियल के साथ, पत्थर के साथ, उन चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं, और उन रिएक्ट करके उन चीजों को उस मेन पोर्शन से अलग करने का काम करते हैं। ऐसे वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अलोंग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल केमिकल रिएक्शंस। तो वाटर और एयर हर जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, जितने भी कोई किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्ट करेगा तो उसके लिए ये दोनों, उसको बूस्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, ये दोनों आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। When something is dissolved in water or acids, the water or acid with dissolved contents is called solution। तो जो कोई वाटर या एसिड के साथ उनके इसके अंदर मिलता है, डिसॉल्व होता है, तो वाटर और एसिड जो डिसॉल्व कंटेंट होगा उसके अंदर, उसको सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है, उसके साथ जो मिला हुआ पोर्शन होगा। So this process involves removal of solid in solution and depends upon solubility of a mineral in water or weak acids. On coming in contact with water, many solids disintegrate and mix up as suspension in water। तो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो है, उस जो सॉलिड का सॉल्यूशन में मिलना, टूट कर, ठीक है, उस रिमूव होकर उस सॉल्यूशन में मिलना, और उसको डिपेंड करना, उसकी सॉल्युबिलिटी मिलने की मिनरल की, वो वाटर और वीक एसिड के ऊपर डिपेंड करती है, वो एसिड जैसा हुआ।
और कांटेक्ट में वाटर के साथ या एसिड के साथ कांटेक्ट में केमिकल के साथ कांटेक्ट में आने पर जो रिएक्शन देती है वो, और सॉलिड जो पार्ट पोर्शन होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा, टूट के उससे अलग होगा और वाटर के साथ मिल जाएगा। सॉल्युबल रॉक जो है आपकी, जो सॉल्युबल रॉक्स होते हैं जो मिल जाते हैं, मिनरल्स जो मिनरल्स बनाते हैं मिलकर, जैसे कि नाइट्रेट्स है, सल्फेट, पोटासियम, यानी कि जो सॉल्युबल रॉक है टूटकर अपना पोर्शन, जिसका कुछ टुकड़ा टूटकर किसी और चीज के साथ मिलकर वो मिनरल्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। मिनरल में हमने देखा था ना, दो या एक से एक अधिक एलिमेंट्स मिलकर जो मिनरल फॉर्म करते हैं, तो उसमें नाइट्रेट है, सल्फेट या पोटासियम है, आर अफेक्टेड बाय प्रोसेस, वो इस प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो जो एक मेन पार्ट से पोर्शन से टूट कर अलग होंगे और दूसरे किसी टूटे हुए पोर्शन के साथ मिलकर वो मिनरल फॉर्म करते हैं। So these minerals are easily leached out without leaving any residue in rainy climates and accumulate in dry seasons. तो ये आपके आसानी से बारिश की जो रेनी क्लाइमेट्स होगा, बारिश के साथ रिएक्ट करके वो अलग होकर टूट कर बह जाते हैं कई बार, और जब सूखा सीजन होता है तो उस टाइम पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। उस टाइम पे मतलब इनको अलग होने का मौका नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल वेदरिंग। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो कुछ फोर्सेस पे, इसमें फिजिकल कुछ फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ती है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसमें जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, सच एज ओवरबर्डन, प्रेशर, लोड और शियरिंग स्ट्रेस। अब ग्रेविटी का हमें पता है, हम कोई भी पत्थर का टुकड़ा उठाकर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आता है। वैसे ही पहाड़ के ऊपर यानी कि स्लोप के ऊपर कोई टुकड़ा पत्थर का या किसी भी चीज का वो अगर टूट कर अलग हो जाता है तो वो नीचे की तरफ खिंचता चला जाता है। और अगर वो मेन पार्ट से ढलान पर अलग हुआ हुआ है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसको तोड़ने का भी काम करती है। ठीक है, तो ग्रेविटी इस तरीके से भी काम करती है। और टेम्परेचर जो आपका, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। तो इसमें जो आपके टेम्परेचर की वजह से पत्थर का फैलना और सिकुड़ने की प्रोसेस होती है। अगर आपने रेलवे ट्रैक के बीच में देखा हो तो देयर इज अ गैप बिटवीन टू ट्रैक्स। तो गैप होता है, वो गैप किस लिए होता है, क्योंकि जब ट्रेन उसको ऊपर से जाती है तो गर्म होकर वो फैलता है और उसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उसी तरीके से जो पत्थर होते हैं वो गर्म होकर फैल जाते हैं, तो फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं और एक टाइम पर आकर वो टूट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो टेम्परेचर उनके ऊपर काम करता है। और एनिमल एक्टिविटी इसके अंदर हम डाल सकते हैं जो बायोलॉजिकल वाले में भी आती है। वाटर प्रेशर भी, जो वेटिंग और ड्राइंग साइक्लोन्स होता है, वाटर प्रेशर भी उसको कंट्रोल करता है, पानी जो पानी उसको तोड़ने का काम करता है पत्थरों को। So many of these forces are applied both at surface and within different earth materials, leading to rock fracture. Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. तो आपका ये जितनी भी फोर्स है आपकी वो सरफेस के ऊपर काम करती हैं, अर्थ अलग अलग, अर्थ के अंदर जो मटेरियल अलग अलग होता है उनके ऊपर, और उसके अंदर रॉक के अंदर फ्रैक्चर लाने का काम करती है। और मोस्टली जो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है वो थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर रिलीज, जो हीट की वजह से वो एक्सपैंड होगा या प्रेशर उसके अंदर से रिलीज होता है जब वो टूटकर अलग हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी या वेदरिंग, या बायोलॉजिकल में यानी कि आपका जीव जंतु, जीव इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो आपका कंट्रीब्यूशन है, मिनरल्स या आयंस का वेदरिंग एनवायरनमेंट से उसको रिमूव करना, वो होता है मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जीव जंतु होंगे उनकी मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स जो आपके पृथ्वी की नीचे बिल्स वगैरह बनाते हैं या मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो वो उसको चीजों को अलग करने का काम करते हैं। वो किसी पत्थर के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर बिल वगैरह बनाएंगे या तोड़ेंगे, तो उसको वो वेदरिंग के अंदर उसको उस मेन पार्ट से तोड़कर अलग करने का काम करते हैं। इट हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। अपर लेयर को ये गायब कर देते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और फिर जो नीचे वाली लेयर ऊपर कर ऊपर आ जाती है, उसके ऊपर जो आपका केमिकल अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चर और एयर उसके ऊपर अटैक करके उसको और खराब कर सकती है, यानी कि वेदर कर सकती है, उसको तोड़ सकती है। ह्यूमन बीइंग्स आपके जो है वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं फिलहाल। जैसे कि हम खेत जोतते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, खेती के लिए हमें जो है खेत जोतना पड़ता है। तो और नए उसको हम also help in mixing and creating new contacts between air, water and minerals in the earth material. अब जब उसको खोदते हैं हम, अब खेती के लिए भी खोदते हैं और भी कई रीजंस की वजह से हम खोदते हैं मिट्टी को, तो नीचे वाली लेयर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है।
ठीक है, और एयर और वाटर कांटेक्ट में आएगी तो उसके ऊपर वेदरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर help in the production of humic, carbonic and other acid which enhance decay and solubility of some elements. Plant root exert in a tremendous pressure on the earth material, mechanically breaking them apart. तो प्लांट और एनिमल जो आपके वो जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो कई बार ह्यूमिक, कार्बनिक और अदर एसिड उसके अंदर वो जब मरकर वापस मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो कुछ एसिडिक रूप से उसमें मिलकर सोलिबिलिटी उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसकी मतलब फर्टिलिटी भी एक तरीके से कहें कि भी सोयल की उसमें मिलने की वजह से जो ह्यूमस है वो बढ़ जाता है और उसकी फर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाती है। और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लांट्स की रूट्स जो किसी पहाड़ में या किसी पत्थर में अगर वो जड़ उसके अंदर से निकलती है या उगता है पेड़ वहां पर तो वो जड़ उस पत्थर को भी तोड़कर अलग कर देती है। कई दीवारों में भी आपने पेड़ों की जड़ें देखी होंगी निकलती हुई, तो मैकेनिकली उसको तोड़कर अलग करने का काम करती है। नाउ सम स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। अब उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है वेदरिंग की वजह से? एक तो है एक्सफोलिएशन है, दिस इज ए रिजल्ट बट नॉट ए प्रोसेस, ये रिजल्ट है फाइनली। ठीक है, फ्लेकिंग ऑफ ए मोर और लेस कर्व्ड शीट ऑफ शेल्स फ्रॉम आवर रॉक्स, जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं ना कि भी कर्व्ड मोर और लेस कर्व्ड शीट्स या शेल्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रॉक से निकलकर जो अलग हो जाती हैं। ठीक है, रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेसेस, फिर वो स्मूथ और राउंडेड सरफेस में निकलकर रिजल्ट आखिर में देखने को उसका मिलता है। एक्सफोलिएशन कैन ऑकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस। एक्सफोलिएशन कब हो सकता है? जब पत्थर मतलब गर्म होकर फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। उस तरीके से ये देखिए पत्थर आपका टूटकर अलग गर्म फैलना, गर्म होकर फैला, ठंडा होकर सिकुड़ा, तो वो फैलता गया, सिकुड़ता गया और ये इससे अलग हो गया शेप। एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टोर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। और ये किसी चीज का जो थर्मली इंटीरियर पार्ट से भी जो उसको हीट मिलती है तो उस वजह से भी वो अर्थ के इंटीरियर में हमें पता है हीट का अमाउंट होता है तो उससे भी वो गर्म होकर फैलकर सिकुड़कर अलग हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? वेदरिंग जो प्रोसेस है आपकी पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक्स में कन्वर्ट करने का, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करती है। और इसकी वजह से अब उसको तोड़कर अलग कर दिया, इसकी वजह से खाली वो सोयल एंड में जाकर उसकी रेगुलेटर सोयल नहीं होता है बल्कि एरोजन और मास मूवमेंट पहले होता है उससे। ठीक है, एरोजन क्या होगा, अपने साथ टूटकर मास मूवमेंट जो है वो तोड़कर उसने, जैसे यहाँ पर ये पत्थर टूटकर किसी प्रोसेस के द्वारा अलग हो गए, बट नेक्स्ट प्रोसेस एरोजन या मास मूवमेंट के साथ ही यहाँ से अलग होकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होकर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। Biomes and biodiversity is basically a result of forest vegetation, and forests depend upon the depth of weathering material. तो बायोम और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो फॉरेस्ट वेजिटेशन आपकी हमें देखने को मिलती है वो फॉरेस्ट जो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वेदरिंग मेंटल की डेप्थ पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपकी सोयल, हमें पता है सोयल के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं और सोयल किससे डेवलप होती है, बनती है? सोयल आपके अलग अलग टाइप के मिनरल से बनती है। और आप आपके अलग अलग मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जब वेदरिंग की प्रोसेस होगी टूटकर वो इरोजन के साथ बहकर डिपॉजिट होगा कहीं पर आकर। तो अब वो जिस एरिया से टूटा और जिस एरिया में गया, दोनों की डेप्थ अलग-अलग होगी। तो जिस एरिया से टूट कर गया है उसकी डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी बायोम और बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो वेजिटेशन है, पेड़-पौधे हैं, जीव-जंतु हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सोइल के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। सोइल से पेड़-पौधे उगते हैं, उगने के बाद जो जीव-जंतु उसको खाते हैं। मतलब ये उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती रहती हैं। इरोजन जो है, इरोजन की जो प्रोसेस है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर रॉक्स जो है आपकी वेदर्ड नहीं होंगी, मतलब वो टूटकर अलग नहीं हुई होंगी। तो इरोजन कैसे हो पाएगा? ठीक है, इरोजन तो तभी हो पाएगा जब वो मटेरियल टूटा हुआ होगा और उसको अपने साथ वो बहा ले जाएगी। अगर वो मेन पार्ट से जुड़ा होगा तो वो कैसे टूट कर मतलब कैसे बहा कर लेकर जाएगी? दैट मीन्स weathering aids mass wasting, erosion and reduction of relief and changes in landforms are a consequences of erosion. तो वेदरिंग जो है आपकी मास वेस्टिंग को या एरोजन को हेल्प करती है उस प्रक्रिया को पूरा करने में, और रिलीफ को घटाने का काम करती है जो रिलीफ फीचर होता है, और लैंडफॉर्म जो होते हैं आपके उनको चेंज करती है जो एरोजन की कंसिक्वेंस में आते हैं। वेदरिंग जो होती है रॉक्स की एंड डिपॉजिट्स, उनको वेदरिंग करके उनको डिपॉजिट करना, उसकी वजह से एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन,
मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इकोनॉमी। अब हमने देखा कि वो पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स किसी लोकेशन पे होते हैं, तो उनको वो अपने साथ वेदरिंग के बाद वो इरोजन की प्रोसेस के द्वारा वहां से बहाकर किसी जगह पर लाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। हो सकता है उसमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप का आपका मिनरल हो, आयरन हो, मैग्नीज हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जो आपकी इकोनॉमी के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल की फॉर्मेशन में भी आपका जो है, आपको पता है कुछ इंच, 1 इंच की सोइल को तैयार होने में कई हजार साल लग जाते हैं। सोइल इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है, ठीक है। वो मटेरियल धीरे धीरे आकर, थोड़ा थोड़ा आकर उसमें डिपॉजिट होता रहता है, और वो सोइल अलग अलग टाइप के मिनरल्स से मिलकर सोइल बन जाती है। When rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater, and therefore the concentration of remaining valuable material increases. Without such a weathering taking place, the concentration of the same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process, and refine. This is what called enrichment. जब वाटर नीचे वेदरिंग का काम कर रहा होता है, तो कुछ मटेरियल वहां से केमिकल या फिजिकल लीचिंग की वजह से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ वैल्यूएबल मटेरियल वहां पर बचे रह जाएंगे, कुछ रिमूव हो गए, कुछ वहां पर बचे रह गए। तो वो कुछ रिमूव हुए वो तो कहीं और जाकर डिपॉजिट होंगे, लेकिन जो बचे रह गए वहां पर वेदरिंग की प्रोसेस के बाद भी जो मटेरियल वहां पर बचा रह गया, तो हो सकता है वो आपका कोई वैल्यूएबल मटेरियल हो, ठीक है। जो हमने वैल्यूएबल ओर्स की बात की थी, तो ओर्स की तरह कोई वैल्यूएबल मटेरियल वहां पर अकेला रह जाए, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिकली आपके लिए फायदेमंद हो, जिसको निकाल कर वहां से उसको प्रोसेस करके रिफाइन करके आगे यूज किया जा सके। तो इस प्रोसेस को एनरिचमेंट कहा जाता है, कि मतलब उस जगह पर वो जो वे कुछ अलग थे उनको अलग करके जो एक पर्टिकुलर टाइप के जो मिनरल्स वहां पर बचे रह जाते हैं, उसको एनरिचमेंट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये वेदरिंग प्रोसेस के बारे में था, वेदरिंग के टाइप्स, उसके इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।